Assalamu alaikum, beta. I am Khalid Bashir. Today we will start with the scalars and vectors concept. It's my first lecture, my first class, and in this session, I'll discuss about scalars and vectors, and we'll see how we can enhance our concepts. सो जैसा हम प्रीवियसली सेशंस में मेरी कोशिश होती है, इससे पहले भी जब मैं पढ़ाया है, तो आई ट्राई टू सॉल्व एज मैनी एज क्वेश्चंस। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का क्वेश्चन है, ए लेवल्स का। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच पेयर ऑफ क्वांटिटीज कंटेन बोथ अ स्केलर एंड अ वेक्टर। तो आपको जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे वो है बोथ स्केलर एंड अ वेक्टर। सो इफ यू थिंक अबाउट स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको रिकॉल होगा कि वेक्टर्स की आपके पास डायरेक्शन होती है, जो आपको अभी तक पढ़ाया गया है, उसमें यही आपको सिखाया गया, वेक्टर्स की डायरेक्शन होती है और स्केलर्स की डायरेक्शन नहीं होती। तो यहाँ पर अगर आप देखें इन ऑप्शन ए बी सी डी, इन चार ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो आपके जो स्टेटमेंट है रिक्वायर्ड, उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करती हुई आपको नजर आती है। तो इस पर्पस के लिए अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें कि हम ऑप्शन ए को अगर सोचें, तो ऑप्शन ए में हमें नजर आता है कि ये जो दोनों ऑप्शंस हमें दी गई हैं, यानी मोमेंटम और स्केलर्स, ये दोनों क्वांटिटीज हमें पता है कि ये दोनों हमारे वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस वेक्टर्स हैं। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर वन ऑप्शन एज स्केलर एंड द अदर ऑप्शन एज वेक्टर। सो अकॉर्डिंग टू question, this option A is incorrect. Now we'll think about the second option, which is charge and resistance. In this B option, यानी Bravo option के अंदर, what we got both scalars. तो ये भी हमारी option क्या होगी बेटा, गलत हो गई। Now what we are looking for in C option के अंदर दोनों हमारे पास again scalars हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर है और मास जो है ये भी स्केलर है। इसका मतलब हमारे ये तीनों ऑप्शंस जो शुरू में हमें बताए गए हैं, ये तीनों ऑप्शंस हमारे जो हैं ये इनकरेक्ट हैं। और अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखें, तो इस फोर्थ ऑप्शन के अंदर हमें एक जो है ऑप्शन वो टेम्परेचर नजर आ रहा है, यानी स्केलर, और दूसरी ऑप्शन वेलोसिटी यानी वेक्टर नजर आ रहा है। So, which pair of quantities contain both scalar and a vector? तो यहाँ पर टेम्परेचर और वेलोसिटी हमारे पास दो क्वांटिटीज आई हैं, और इन दो क्वांटिटीज में एक टेम्परेचर स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें रिकॉल होगी होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको कुछ चीजें रिकॉल कराना चाह रहा था, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दी हुई है कि हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन का हमने यहाँ पे सेगमेंट दिया हुआ है। तो इसमें स्केलर और वेक्टर आपको रिकॉल कराना है। एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगी, वो स्केलर है, और एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा, वो वेक्टर है। अभी तक आपको सिर्फ यही समझाया गया। अच्छा, अब हम जो है वो जिस क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट को कुछ एनहेंस करने के लिए हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सोचते हैं, तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर जो हमसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज ए स्केलर, और यहाँ पर कैन बी का वर्ड आ रहा है। अगर यहाँ पे होता विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर, तो इसका मतलब ये था कि वो 100% स्केलर क्वांटिटी होगी। लेकिन यहाँ पे आ रहा है कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। तो बेटा इसका मतलब ये है कि समटाइम्स ये क्वांटिटी कुछ कंडीशंस में वेक्टर भी हो सकती है और कुछ कंडीशंस में ये स्केलर होगी। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसको हम समझने के लिए, जो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूँ, इसको समझने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, इस क्वेश्चन को जो मैं यहाँ से लीव करके थर्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, तो ये मैं बेसिकली आपको एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ। अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ वेक्टर ओनली इफ। अब आप लोगों को जो जिस लेवल पे आप लोगों ने पढ़ा है, इसे अभी तक टीचर्स ने जो समझाया, आपको हमेशा यही कहा गया एक ऐसी क्वांटिटी वेक्टर होगी जब उसका मैग्नीट्यूड होगा, जब उसकी डायरेक्शन होगी। यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट इंप्रूव करने के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, साथ में एक थर्ड उसकी कंडीशन होती है, दैट मस्ट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर एक क्वांटिटी वेक्टर एडिशन लॉ को सेटिस्फाई करे, उसका मैग्नीट्यूड भी हो, उसकी डायरेक्शन भी हो, तो उस क्वांटिटी को आप डिक्लेयर करते हैं कि जी वो आपके पास क्या है, वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीख ली है। मैंने आप लोगों को जो अपना मैसेज कन्वे किया वो क्या किया, अब मैंने आपको ये समझा दिया है कि अगर आपको स्केलर और वेक्टर को डिफरेंशिएट करना है तो अब आपको तीन बातें सोचनी होगी। एक, इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। दो, उसकी डायरेक्शन होगी, या स्पेलिंग की मिस्टेक होगी, आर में भूल गया हूँ, तो उसकी डायरेक्शन होगी। तो और साथ में वेक्टर एडिशन को वो जो है सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये तीन बातें आपको सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जब हमने ये तीन बातें सीख ली हैं, तो अब हम दोबारा से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज स्केलर। फोर्स, ये तो एक वेक्टर है। मोमेंटम, ये भी वेक्टर है। मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क, ये भी वेक्टर है। तो ये तीनों आपके पास वेक्टर है। तो कौन सी क्वांटिटी है जो आपके पास कंसीडर हो सकती है स्केलर, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इस ऑप्शन को समझने के लिए, इसको फर्दर इसको हम क्लियर करने के लिए, यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट जो है उसके ऊपर काम करना है। और ये कॉन्सेप्ट जो हम काम करना चाह रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट अगर आप सोचें तो यहाँ पर हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए जरूरी है कि वेक्टर a प्लस बी दैट मस्ट बी इक्वल टू b प्लस a। अगर बेटा आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को सोचते हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास क्या कंडीशन है, फॉर थीटा लेस देन, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल लेस देन 10 डिग्री होगा, उस वक्त तो ये जो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो बिहेव करेगा एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह। लेकिन लार्ज एंगल पे 10 डिग्री से ज्यादा एंगल्स होंगे तो ये आपके पास वेक्टर जो लॉ है उसको ओबे नहीं करेगा। ये आपके पास एक नई इंफॉर्मेशन आ गई। इस नई इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपने यहाँ पे सीख लिया कि आपके पास ये, आई थिंक थोड़ा सा इशू हो गया है, मैं इसको सेटल कर लूं। तो ये आपने सीख लिया है कि आपके पास जो है ये वेक्टर के लिए क्या चीजें आपको मैंने सिखाई हैं। आपको मैंने ये सिखाया है कि आप जो है वो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये वेक्टर लॉ एडिशन है। और ये एडिशन के लॉ के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जरूरी है कि अगर एंगल 10 डिग्री से लेस होगा तो उस सूरत में आपके पास क्या होगा बेटा, उस सूरत में आपके पास लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओबे होगा। और अगर आपके पास जो ये एंगल है दैट इज ग्रेटर देन 10 डिग्री, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 10 डिग्री से ज्यादा होगा, उस वक्त ये एक स्केलर क्वांटिटी की तरह बिहेव करेगा। तो जब मैं आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा उस वक्त फिर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेस देन 10 डिग्री और मोर देन 10 डिग्री को कंसीडर करके आपको इसको डिस्क्राइब करूंगा। राइट नाउ तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको
यहाँ पर इन दो क्वेश्चंस में मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है। और इन दो क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर किया है वो कॉन्सेप्ट मैंने यही क्लियर किया है कि अगर आप इसको सोचें तो आपके पास इन दो क्वेश्चंस में which of the following can be considered as scalar, तो फोर्स, मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, ये तीनों की तीनों ऑप्शंस वेक्टर्स हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट can be scalar or can be vector depending upon the certain condition. If the angle is more than 10 degree, it's scalar. If the angle is less than 10 degree, it's vector. तो इसको हम टू डायमेंशन वाले चैप्टर में इसको डिस्कस करें। उसके बाद फिर मैंने आपको बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की थी, वो ये है कि अगर आपको कहा जाए कि एक क्वांटिटी वेक्टर है तो उस वेक्टर क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो आपको सोचनी पड़ती हैं। तो उसमें बेटा आप लोगों को एक तो ये देखना पड़ता है कि क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है या नहीं है, और दूसरा आपको ये देखना पड़ता है कि ये वेक्टर एडिशन के लॉ को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, और थर्ड वन, इट मस्ट हैव सर्टेन डायरेक्शन। तो अगर किसी क्वांटिटी के पास ये तीनों प्रॉपर्टीज होंगी, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो हम कहते हैं कि वो क्वांटिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई होप यहाँ तक जो मैं इंट्रोडक्शन में आपको बातें समझाना चाह रहा था वो मेरा मैसेज जो है वो यहाँ पे कन्वे हो गया है, और आप लोग अब समझ गए हैं कि हम लोग जो है जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं वो स्केलर और वेक्टर है। और मैंने आज आप लोगों को एक क्वांटिटी को वेक्टर डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो मैंने आपको यहाँ पे अपना मैसेज कन्वे कर दिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं यहाँ पे कंसीडर करना चाह रहा हूँ वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर हम सोचें तो हमारे पास दो चीजें बनती हैं, या तो प्लेन होती है या स्पेस होता है। तो बेटा जब आप प्लेन या स्पेस को सोचते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग इस बात को सोचें कि आपके पास अगर क्वांटिटी स्पेस में है तो वो 3 डायमेंशनल सिस्टम की बात की जा रही है, और अगर प्लेन में है तो वहां पे 2 डायमेंशनल सिस्टम की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये बात भी समझना बहुत जरूरी है कि जब आप 2 डायमेंशनल सिस्टम की बात करते हैं तो बेटा ये जो एंगल है ये क्वांटिटी का सिर्फ एक एंगल होता है प्लेन के अंदर, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। हम 2 डायमेंशनल सिस्टम में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स को मेजर करते हैं, और अगर आप बेटा 3 डायमेंशनल सिस्टम को कंसीडर करते हैं तो आपके पास एंगल अल्फा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंगल बीटा विद रिस्पेक्ट टू वाई और एंगल गैमा विद रिस्पेक्ट टू जी, ये आपके पास 3 एंगल्स होते हैं। यानी अगर आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 डायमेंशनल सिस्टम को कंसीडर करेंगे तो यू गॉट ओनली 1 एंगल, वाइल इफ यू कंसीडर स्पेस यानी 3 डायमेंशंस को अगर आप कंसीडर करेंगे यू गॉट 3 एंगल्स। This is important. ये एक MCQ था. Rather than writing a question, what I did over here, I tried to explain and showed the diagrams to you ताकि ये आप memorize कर लें, आपको याद रह जाए कि सर ने हमें क्या इसमें समझाया। अच्छा, अब rectangular components या rectangular जो pieces हैं, अज्जा हैं किसी भी वेक्टर के, अगर आप उसको एक प्लेन पे सोचें तो बेटा ये प्लेन पे आपके पास ये 2 कंपोनेंट्स बन रहे हैं। एक कंपोनेंट आपके पास जो है वो आ रहा है ए वाई, ये अगर आप देखें ये ए वाई है, और ये कंपोनेंट आपके पास ए एक्स आ रहा है। तो किसी भी वेक्टर के जब उसका एक एंगल होगा, यहाँ पे एक एंगल है यानी ये 2D प्लेन के अंदर है, तो यहाँ पर इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने बने, इसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बने, 2 कंपोनेंट्स आते हैं। और अगर बेटा आपके पास ये इस तरह से होता कि आपको अगर हम इस तरह की एक डायग्राम दे दें, ये डायग्राम अगर आप देखें तो इस डायग्राम में भी मैं बड़ा इंटरेस्टिंग आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो इसमें आप देखें तो आपके पास ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको मैं शेड कर रहा हूँ। ये ए बी सी और डी अगर आप इनको अगर आप कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब भी किसी इस तरह की सिचुएशन को आप देखते हैं तो ये ए बी सी डी इस रिजल्टेंट के टेक्निकली क्या है, कंपोनेंट्स हैं, और इसको
जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं इनको बोलता हूँ कि ये ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स हैं। ये कौन से कंपोनेंट्स हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। व्हाट्स द एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? 90 डिग्री। और जो आपके पास ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स होते हैं उनके दरमियान जो एंगल होता है वो अदर देन 90 या 90 भी हो सकता है, अदर देन 90 भी हो सकता है। लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए मस्ट है कि दो कंपोनेंट्स के बीच में जो एंगल होगा दैट मस्ट बी 90 डिग्री। तो अब आपने यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट सीख लिया। और वो कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा है बेटा? आपने ये सीखा है कि किसी भी वेक्टर को अगर आप प्लेन में यानी 2 डायमेंशन में कंसीडर करेंगे तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपके पास जो है वो कितने बन रहे हैं? वो 2 बन रहे हैं। और अगर किसी भी वेक्टर को आप प्लेन में यानी 2 डायमेंशन पे कंसीडर कर रहे हैं और उसके अगर आप ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स को सोचेंगे तो ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स आपके पास इनफिनाइट नंबर में बनेंगे, बहुत ज्यादा बनेंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से क्लियर किया है। और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने क्या किया? हमने 2 डायग्राम्स का सहारा लिया है और इसमें हमने इस डायग्राम 1 में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और इस डायग्राम 2 में हमने ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड किया है। तो आई होप मेरा मैसेज यहाँ पर भी कन्वे हो गया। अब आप लोगों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स का डिफरेंस इस डायग्राम से नजर आ रहा है और वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर के लिए, क्योंकि आपके पास क्योंकि स्पेस के वेक्टर्स आपकी बुक में नहीं है, या आप हायर लेवल पे पढ़ेंगे जाके, तो अभी राइट नाउ आप प्लेन के वेक्टर्स को यानी 2D वेक्टर्स को आप डील करते हैं। तो जब आप 2D वेक्टर्स को डील कर रहे होते हैं तो उसकी डायग्राम में 2 कंपोनेंट्स आपके पास ax और ay बन रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। ये दोनों एक दूसरे इस वेक्टर a के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। While if you think about ordinary components, तो ordinary components are possible as many as, जितने भी आप सोच सकते हैं उतने कंपोनेंट्स ऑर्डिनरी आपके पास पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसी बात को सोचते हुए हमने यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस डेवलप किए हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो इन अ 2D प्लेन, in a plane यानी 2 dimensions, maximum number of components of a vectors are। अब इस क्वेश्चन को हम टेक्निकली डिस्ट्रैक्टर क्वेश्चंस कहते हैं। अब ये डिस्ट्रैक्टर किस तरह से देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने अक्सर टेस्ट में दिया है तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने इसको गलती अटेम्प्ट किया। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, किसी भी स्टूडेंट ये सोचता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो वेक्टर के बन सकते हैं वो होते हैं ओनली 2 एक स्पेस के अंदर, सॉरी प्लेन के अंदर, वो 2 कंपोनेंट्स। तो ये गलत है, क्योंकि ये जो 2 कंपोनेंट्स हैं, अगर यहां पे हम लिखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर, तब तो आंसर 2 होना था। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर की बात नहीं की, हमने कहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर, तो बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर इनफिनाइट। जैसे अभी हमने आपको ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स समझाए हैं। तो अगर आप यहाँ पे दोबारा से इन डायग्राम्स को देखें तो ये जो डायग्राम है आपके पास, दिस वन, इस डायग्राम में आपके पास क्या है? इस डायग्राम में आपके पास 2 कंपोनेंट्स हैं और दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं और ये ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर एज मेनी एज आप वेक्टर्स ऐड करते जाएं वो सारे के सारे इस रिजल्टेंट के क्या होंगे? कंपोनेंट होंगे। यानी ये रिजल्टेंट इन सब वेक्टर्स से मिलकर बना है। इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन नंबर जो मैंने यहाँ पे आज 4 डिस्कस किया है, इस क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को एक बात तो क्लियर हो गई है कि आपको फर्क समझ में आ गया कि जब भी एमसीक्यूज में सिंपल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखेगा तो एमसीक्यू को आपने किस तरह से सोचना है, और जब वो सिंपल वर्ड्स में कंपोनेंट्स लिखे, या समटाइम्स जीआईके के अंदर मैंने देखा है, मतलब बच्चे बताते हैं, वो कहते हैं कि ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स का वर्ड यूज किया जा रहा होता है, तो आप लोग उससे भी घबराएंगे नहीं, आप लोग उससे भी समझ सकते हैं। तो ये जो मैंने क्वेश्चन अभी आपसे डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन AKU के टेस्ट का क्वेश्चन था। और ये थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क आ गया क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट ने शेयर किया था, तो वो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट इसका यही है
जो मैंने अभी आपको सिखाया है, तो किसी भी वेक्टर के लिए जो कि प्लेन में होगा, आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर जो पॉसिबल हो सकते हैं वो होंगे इनफिनाइट। ठीक है बेटा, तो आई होप ये मेरी बात क्लियर हो गई है। तो उसके बाद अब आ जाते हैं इन अ प्लेन, यानी 2 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। किसी भी प्लेन में मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो सकते हैं? तो मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बराबर होंगे, यानी 2 होंगे। ये बात आप याद रखें। तो किसी भी, अगर आपके पास प्लेन की बात की जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं, जिसको आप ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स कह रहे हैं, वो इनफिनाइट हैं, और मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमेशा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बराबर होते हैं। आई होप ये मेरी बात यहाँ पे आपको क्लियर होगी है, आप यहाँ से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो मैं मैसेज यहाँ पे दे रहा था वो मेरा मैसेज क्लियर हो गया है, क्योंकि ये कॉमन क्वेरी है। अक्सर बच्चे मेरे पास एमसीक्यूज लेके आ रहे होते हैं, या टेस्ट में जब मैं क्वेश्चन देता हूँ तो उस वक्त बच्चे अक्सर गलत कर रहे होते हैं, तो मैं इसको यहीं पर ही आपको इसको रेक्टिफाई कर रहा हूँ, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी वेक्टर के अगर ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो वो इनफिनाइट होंगे, और अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करेंगे एक प्लेन के अंदर, वो कंपोनेंट्स आपके पास बनेंगे 2। अच्छा, इसी बात को अब मैं एक सेकंड डायग्राम पे अप्लाई करता हूं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये आपके पास ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स हैं, और इन ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स में अगर आप हेड एंड टेल रूल से सोचें तो ये हेड एंड टेल रूल से ये सब के सब वेक्टर ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन भी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है, जब भी किसी वेक्टर का हेड और किसी वेक्टर की टेल आपस में कनेक्ट होती है तो इसका मतलब होता है प्लस। ये आप समझ जाएं इस बात को, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और जब 2 हेड्स आपस में मिल रहे होते हैं इसको हम कंसीडर करते हैं इक्वल टू। तो ये इक्वेशन बन रही है a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू दिस वेक्टर r। तो आई होप अब आप डायग्राम्स में इनको जो आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो इसमें कोई आपको मुश्किल नहीं होगी। तो ये 2 क्वेश्चंस जो थे, जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किए हैं, इन 2 क्वेश्चंस में व्हाट आई ट्राइड टू डू, मैंने आपको यहाँ पे बेसिक्स वेक्टर्स की समझाने की बेटा कोशिश की है, और इस बेसिक्स में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखा है। अब मैं इनको रिकैप कर रहा हूं अपने सेशन को एंड करते हुए। मैंने सबसे पहले आपको ये सिखाया है कि किसी भी क्वांटिटी को आप वेक्टर डिक्लेयर करते हैं, तो आज तक जो आपको समझाया गया है वो ये है कि अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेड टू बी वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन एक तीसरी बात मैंने यहाँ पे आज ऐड कर दी है, एक क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ अगर वो वेक्टर एडिशन लॉ को सेटिस्फाई करती है तो वो एक एसेंशियल पार्ट होगा। यानी 3 कैरेक्टरिस्टिक किसी भी क्वांटिटी के लिए एसेंशियल है कि वो वेक्टर हो। तो उसमें तीसरी जो हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे ऐड की है वो कि वो ओबे करेगी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर एक क्वांटिटी जो आपको स्केलर क्वांटिटी के तौर पे हमेशा बताई जाती है, उसको यहाँ पर मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि हमने इस क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्केलर, यानी कैन बी। मैंने ये नहीं कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैंने कहा कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्केलर, यानी कंडीशनल बात हो गई। तो जब ये कंडीशनल बात हो गई तो इसमें फोर्स, मोमेंटम एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये तीनों क्वांटिटीज हमारे पास वेक्टर हैं, ये अंडरस्टूड है। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी ओबे करती हैं, इनका मैग्नीट्यूड भी है और इनकी डायरेक्शन भी है। लेकिन एक क्वांटिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो सर्टेन कंडीशन में वेक्टर है और सर्टेन कंडीशन में स्केलर है, और हमने यहाँ पर उसकी वो कंडीशंस भी डिस्कस की हैं। तो अगर आप इन कंडीशंस को सोचते हैं तो बेटा ये कंडीशंस जो हैं वो ये है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है। अगर किसी भी क्वांटिटी के लिए, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, नॉट फॉर एनी क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए एंगल 10 डिग्री से लेस है तो वो वेक्टर है, और अगर ग्रेटर है तो वो स्केलर की तरह बिहेव करेगा। तो जब मैं इसको 2 डायमेंशनल आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको जो है ये बात क्लियर करूंगा। और उसके बाद फिर मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया, एक बहुत ही चाइल्डिश लेवल का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। हमने एक स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी ऑप्शन में से यहाँ से हमने ढूंढी है।
तो ये जितने भी मैंने आज क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए सेशन में, ये सारे के सारे एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ए लेवल्स का था, कुछ एक दो क्वेश्चन AKU के थे, कुछ यूईटी लाहौर के हैं, एक GIK का क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन है, हम उन्हीं को कंसीडर कर रहे हैं। तो आई होप मेरा मैसेज आज के इस सेशन का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके रेक्टिफाई करने थे, और इसी तरह से जैसे जैसे मैं सेशंस को आगे बढ़ाता जाऊंगा तो मैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और साथ में आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगा। तो ये जो कन्वेंशनल, जो ट्रेडिशनल हमारी टीचिंग होती है, जिसमें आपको वेक्टर्स के बारे में लिखा जाता है, लिखवाया जाता है नोट्स, और उसके बाद आप उसको पढ़ते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरा जो अपना तरीक़ेकार है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि हमें क्वेश्चंस को जो है वो लिख के उनको डिस्कस करना चाहिए, उससे हमें कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं और इसका आपने एग्जामिनेशन भी दिया हुआ है। इसलिए हम इनको ऊपर फर्दर थ्योरेटिकल काम करने के बजाय इनको क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट मेकिंग के ऊपर, हम इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर अगर टाइम कंज्यूम करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है। तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा, और सोशल डिस्टेंसिंग को आप जो है वो कोशिश कीजिएगा कि आप उसको मेंटेन करें, और अपना और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और आपका टीचर खालिद बशीर जो है अपना ये सेशन एंड कर रहा है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।